हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने क्यूबी डिस्कशन में सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच इज क्वालिटी कंट्रोल। एंड हमारे क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में स्टैंडर्ड्स कवर है, दो स्टैंडर्ड्स कवर है। वन SQC 1 एंड सेकेंड SA 220। देखो, इसमें अभी मैं क्या SQC 1 में कवर्ड है, क्या SA 220 में कवर्ड है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगी। बस एक स्मॉल सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि अगर हम पूरे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की कभी बात करेंगे तो उसमें आएगा SQC 1। एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो उस केस में हमारा आएगा SA 220। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था कि मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, हम एनालाइज करेंगे साथ में बैठ करके, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर ये कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा खुद के दिमाग से आंसर को फ्रेम करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? Jack and Company, a CA firm, was appointed as statutory auditor of Falcon Limited after ensuring compliance with Companies Act 2013। यानी एक CA firm अपॉइंट हुई है एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ Falcon Limited। Mr. J was EP, engagement partner for aforesaid audit, and prior to commencement of audit, Mr. J had called for a meeting of engagement team in order to direct them and assign them their responsibilities। यानी internally जो engagement team की meeting होती है वो हो रही है for designing their responsibilities। At the end of the meeting, Mr. J assigned review responsibilities to two of the engagement team members who were most experienced amongst all। मतलब उन्होंने रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है अपनी ही टीम के अंदर से, यानी कि जो जूनियर टीम मेंबर्स है वो जो वर्क कर रहे हैं उसको रिव्यू करने के लिए उन्होंने सीनियर टीम मेंबर्स को बोला है कि आप इनके वर्क को रिव्यू करोगे। For reviewing work performed by less experienced team members, while reviewing work, what shall be the concentration of the reviewers। मतलब देखो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, while reviewing work, यानी जब सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जूनियर टीम मेंबर्स का काम रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू के दौरान उन्हें क्या कंसिडरेशंस ध्यान में रखने चाहिए। हो सकता है कि आप यहाँ पे रिव्यू देख करके आपके दिमाग में EQCR आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये EQCR का नहीं है। यहाँ पे कोई अलग से रिव्यूअर आके आपके ऑडिट को चेक नहीं कर रहा है। इस केस में सीनियर मोस्ट टीम मेंबर्स जूनियर टीम मेंबर्स के वर्क को रिव्यू करेंगे एंड उसे एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। तो ऐसे केस में देखो, अब सबसे पहले आता है हमारे पास केस कि हमें कौन सा स्टैंडर्ड इसमें अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, बट स्टिल एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखो, आप देखोगे तो ये पूरा एक ऑडिट एंगेजमेंट है, एंड जब उस ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर ही रिव्यू हो रहा है, वो रिव्यू भी कौन कर रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर जगह सिर्फ ऑडिट 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 की बात हो रही है, कोई भी फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात नहीं हो रही है। तो अगर अपन बाय द रूल चले तो ऐसे केस में हमारे पास आना चाहिए SA 220, बिकॉज अगर मैं आपको आगे आंसर दिखाऊंगी तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं SA 220 से ही रिलेटेड है। बट आप आंसर देखोगे तो उसमें उन्होंने SQC 1 लिखा हुआ है। इसके लिए आप एक ऑल्टरनेटिव अपने एग्जाम के लिए ध्यान रख सकते हो कि कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि यार SQC 1 और SA 220 में हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्टैंडर्ड हमें अप्लाई करना है, कौन सा स्टैंडर्ड लिखना है। तो ऐसे केस में आप दोनों स्टैंडर्ड्स को कोट कर सकते हो, एज पर SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स एंड एज पर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस तरह से आप दोनों ही स्टैंडर्ड्स को मेंशन कर सकते हो। देखो, एग्जामिनर को पता है कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, उसके पास तो आंसर की है, तो वो आपके उस नाम नंबर को देख करके आपको मार्क्स दे देगा। जो दूसरा उसको वो इग्नोर कर देगा, उसके ऐसे नहीं कि वो मार्क्स काट लेगा, बिकॉज दोनों स्टैंडर्ड्स एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस केस में आप दोनों स्टैंडर्ड्स को कोट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे SQC 1 का लिखा हुआ है। अब वो रिव्यू के दौरान आपको क्या कंसिडरेशन का ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्टली हमारे SA 220 के अंदर ये नोटेड डाउन है कि आपको कौन से कंसिडरेशन का ध्यान रखना होता है। तो आप इतना भी क्वेश्चन पढ़ते और आपको इतना पता होता है कि ये रिव्यू हमारा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ही कर रहे हैं, तो आप इतना सा क्वेश्चन भी पढ़ करके कंसिडरेशन के पॉइंट्स लिख सकते थे।
ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना था कि आप EQCR एंड एंगेजमेंट टीम रिव्यू उसके बीच में आपकी क्लैरिटी हो चुकी है, राइट। तो अब आप नीचे देखोगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हमारा। पहले तो एसए का नंबर आ गया, नाम आ गया, एंड देन हमारे नीचे कंसिडरेशंस आ गए। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को एक डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MB and Associates is a partnership firm of CAs who was established 7 years back. मतलब एक 7 साल पुरानी पार्टनरशिप फर्म है। Firm is getting new clients and has also been offered new engagement services with existing clients. Firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary in the circumstances before accepting engagement with new client and acceptance of new engagement with existing client. Firm is looking to work with only selected clients to adhere to quality control standards. Guide MB and Associates about matters to be considered with regard to integrity of client as per the requirements of SQC 1. तो देखो, अगर आप अब इस क्वेश्चन को भी देखोगे, सबसे पहले आप लास्ट लाइन को देखो। ऊपर का तो जो उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस हमें कौन सी क्लाइंट की करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, हमें सेलेक्टेड क्लाइंट्स में जाना है, वो पूरी उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है। लेकिन आप लास्ट की एक लाइन देखोगे तो उसमें एक तो आपको ऐसे नंबर की क्लैरिटी दे दी, यहाँ पे आपके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी है तो वही ऐसे नंबर लिखो, वही इसका नाम लिखो, राइट। एंड यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से लिख दिया कि उन्हें आंसर में क्या चाहिए, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, यानी उनको इस वाले पॉइंट का आंसर चाहिए। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो, इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में भी एनालाइज करना है एक बार के लिए। देखो, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने बड़े होंगे, आपके वो 4 लाइन के आएंगे, 5 लाइन के आएंगे, मैक्सिमम 8-10 लाइन के आ सकते हैं, इससे बड़े नहीं आएंगे। लेकिन उसमें आप एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लोगे, आपको पूरी वो स्टोरी का पता चल जाएगा। रेलेवेंट है स्टोरी तो बढ़िया, रेलेवेंट नहीं है तो लास्ट का क्वेश्चन पढ़ो एंड देन अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख दो। लेकिन एक बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन का पता चल सके एंड आप करेक्टली ये एनालाइज कर पाओ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा या फिर ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में हमेशा जनरली ये रहता है कि आप पहले एमसीक्यूज को पढ़ लो, लगता है डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, एंड जिसमें लगे कि ओके दिस आर द रेलेवेंट क्वेश्चन जिसमें मुझे केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसमें आप केस स्टडी को जंप ऑन करो। ठीक है, तो देखो अभी आपको बिल्कुल ये डायरेक्ट है, हमारा यहाँ पे एसक्यूसी का नाम आ गया एंड नीचे फिर हमारे ये सारे इंटीग्रिटी से रिलेटेड मैटर पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड TCWG, whether client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible, indication of inappropriate limitation and scope of work, indication that client might be involved in money laundering, reasons for proposed appointment of firm and non-reappointment of previous firm। तो इस तरह से आपके ये सारे इंटीग्रिटी के पॉइंट्स कवर हो गए। अब आपको लगेगा कि मैम ये जो नीचे आपने एक लाइन लिखी हुई है, ये ऊपर इतना सब लिखा हुआ है, क्या ये हमें भी लिखना पड़ेगा? द आंसर इज नो। देखो ऐसा है, आपकी जो मार्किंग स्कीम होता है ना, उसमें मार्क्स इस चीज के ही लगता है। अगर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट करेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ऐसा है आपको आराम से 4.5 मार्क्स दे देगा। देखो कभी भी, सबसे ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि कभी भी आप आईसीआई से ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना। कोई एग्जामिनर हो सकता है कि आपको दे ही दे, कोई एग्जामिनर नहीं दे, ये बहुत एग्जामिनर पे एग्जामिनर डिपेंड करता है, बिकॉज थ्योरेटिकल आंसर है, कौन उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, किसको ऊपर नीचे का और मैटर चाहिए, वो अलग अलग रहता है। बट जनरली अगर आपने अपने 4 से 5 पॉइंट 5 से 6 पॉइंट एकदम करेक्ट करेक्ट लिख दिए हैं, तो आप आराम से 4.5 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, विच इज अ वेरी 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 गुड स्कोर इन एन ऑडिट सब्जेक्ट। 100 मार्क्स बहुत ही रेलेवेंट होंगे, मतलब ऐसा होगा कि एकदम एक्सेप्शनल केस हो चुका है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं आ सकते, होते हैं ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, गॉड स्किल्ड स्टूडेंट्स, बट अगर मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात करूं तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ रहे हैं हर ऑडिट के क्वेश्चन में, 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स का आते हैं, बट हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कवर करना है, उनके अकॉर्डिंग ही मुझे आंसर्स की बात करनी है। तो अगर आपने अपने आंसर में इन पॉइंट्स को लिख दिया, 5 to 6 पॉइंट्स को, विच इज वेरी 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 गुड टू। ओके, आगे चलते हैं अब।
Next question. Measures NKN Company, CAs, Chartered Accountants were appointed as statutory auditors of Fresh Juice Limited for financial year 1920. The previous year audit was conducted by Measures LP and Associates. After audit was completed and report submitted, it was found that closing procedure to ensure correct opening balances have been brought forward to current period. Accordingly, complaint was filed against NKN Company in relation to this matter. You are required to inform what policies are required to be implemented by NKN Company for dealing with such complaints and allegations as required by standard on quality control. तो अब अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो मिड ऑफ द क्वेश्चन में लग रहा था कि मैम ये कहीं ना कहीं तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस वाला स्टैंडर्ड होता है ऐसे 510 उससे रिलेटेड लग रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों कवर है। बट अगर हम नीचे तक आओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये 510 का नहीं है, ये अभी भी हमारे एसटीसी 1 का ही क्वेश्चन है। क्या आ गया यहाँ पे, देखो लास्ट में उन्होंने क्या बोला, कंप्लेन वाज फाइल्ड अगेंस्ट एनकेएन कंपनी इन रिलेशन टू दिस मैटर, यानी कि उन्होंने जो अपना ओपनिंग बैलेंस का प्रोसीजर है वो उनका सही नहीं होगा, इसलिए तो कंप्लेन फाइल हुई है। आगे क्या पूछा फिर उन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म व्हाट पॉलिसीज की बात हो रही है यहाँ पे, आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनकेएन कंपनी फॉर डीलिंग विद, मतलब किस रिगार्डिंग हमें पॉलिसीज चाहिए, for dealing with complaints and allegations as required by standard on quality control। यानी SQC1 ये भी बता दिया क्वेश्चन ने, उन्हें पॉलिसीज के बारे में जानना है, कौन सी पॉलिसीज के बारे में, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से रिलेटेड, राइट। तो अब हमें उसी से रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिखने। चलो नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमारा SQC1 नेम आ गया एंड देन फिर नीचे हमारे ये कंप्लेन एंड एलिगेशन से रिलेटेड पॉलिसीज के पॉइंट्स आ गए। देखो तो ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन बना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना। आप लास्ट की 2 लाइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उनको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में जानना है इन रिलेशन टू कंप्लेन्स एंड एलिगेशंस as stated in the standard on quality control 1। ओके, तो हम नीचे पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that it deals appropriately with complaints and allegations that work performed by firm fails to comply with PRL क्या professional standards, legal and regulatory requirements, and allegations of non-compliance with firm system of quality control. Complaints and allegations may originate from within or outside firm. They may be made by firm personnel, clients or other third parties. They may be received by ET members or other firm personnel. As part of this process, firm establishes clearly defined channels for firm personnel to raise any concern in a manner that enables them to come forward without fear of reprisal. The firm investigates such complaints and allegations in accordance with established policies and procedures. The investigation is supervised by partner with sufficient and appropriate experience and authority within firm, but who is not otherwise involved in engagement. Where results of investigations indicate deficiencies in design or operation of firm's quality control policies and procedures or non-compliance with firm system of quality control by individual, firm takes appropriate action। देखो मैं इसको समझाने के उसमें नहीं जाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने जो थ्योरी वाला मैंने सेशन लिया था उसमें इन डिटेल में करवा रखा है, ठीक है, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HKN Company Chartered Accountants have been auditors of SET Limited, a listed entity, for last 8 financial years. CAH partner of firm has been handling audit assignment very well since appointment। देखो तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आता है कि 8 सालों से ऑडिट हो रही है एंड शुरुआत से ऑडिट कौन कर रहा है, CAH एज एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है। एंड हमने ये बहुत क्लियरली पढ़ा है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर लिस्टेड एंटिटी के केस में 7 सालों से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, 7 सालों के बाद मैंडेटरी रोटेशन होना चाहिए, यानी अब यहाँ पे एक गड़बड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। The audit work of CAH and her team is reviewed by senior partner CAK to assure that audit is performed in accordance with PRL requirements. CAK was out of India for some personal reasons, so this year CAG has been asked to review audit work. In your opinion, what areas CAG should consider at the time of review? List any 4 areas and also comment whether firm is complying with SQC or not। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हर साल तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता था, CAK करते थे, लेकिन इस बार कौन करेंगे, CAG। एंड उनको हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिव्यू कौन से एरियाज है जो उनको ध्यान रखने चाहिए। एंड एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, हमें ये भी कमेंट करके बताना है कि ये जो हमारा फर्म है, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस किया है क्या विद द SQC और नॉट।
राइट। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहले तो हमें एरियाज बताने हैं टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ रिव्यू एंड दूसरा कमेंट ऑन दी कंप्लायंस विद एसक्यूसी और नॉट, राइट। तो देखो आप देखोगे तो ये पार्शियली हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड पार्शियली हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन है। कैसे है, देखो एक क्वेश्चन तो पूछा कि एरियाज के बारे में बताना है एंड एरियाज हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसके पॉइंट्स हमारे पास नीचे गिवन है। दूसरा पूछा कि हमें कमेंट करना है कि फॉर्म कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप देखो मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया था कि 8 सालों से ऑडिट हो रही है, सेम एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है, तो ये नॉन कंप्लायंस है। 7 सालों के बाद मैंडेटरी रोटेशन होना चाहिए, तो यानी कि ये हमारा एक नॉन कंप्लायंस है विद द एसक्यूसी, राइट। तो हमें इसी के बारे में नीचे लिखना है। तो पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गिवन है कि आपको 7 सालों के अंदर ही रोटेशन जरूरी होता है एंड नीचे ये लिखा हुआ है कि 7 सालों में नहीं हुआ है विच इज अ नॉन कंप्लायंस विद द एसक्यूसी बाय द फॉर्म, राइट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बनता है, ये हमारा डायरेक्ट पोर्शन में आ गया, ये हमारा एनालिटिकल पोर्शन में आ गया। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. APN Associates Chartered Accountants are statutory auditor of XP Limited for last 4 years. XP Limited is engaged in manufacture and marketing of FMCG goods in India. During 2021-22, company has diversified and commenced providing software solutions in area of e-commerce in India as well as in certain European countries. APN Associates, while carrying out audit for current financial year, came to know that company has expanded its operations into new segment as well as new geography. APN Associates does not possess necessary expertise and infrastructure to carry out audit of this diversified business activities and accordingly wishes to withdraw from the engagement and client relationship. Discuss issues that need to be addressed before deciding to withdraw. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इसमें ऑडिटी है एक्सपी लिमिटेड है, उनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो चुका है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को लग रहा है कि इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस की नॉलेज हमारे पास नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऐसे केस में हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए बिकॉज हम विद द एक्सपर्टीज इस ऑडिट को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो हमको पहले कंसिडर करने होंगे, मतलब वही सेम आगे बात वापस है कि कौन से कंसिडरेशंस है विच वी नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। तो यही हमारा बेसिक क्वेश्चन है एंड ये भी हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आता है बिकॉज उसने डायरेक्टली पूछा है कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो उससे पहले आपको कौन से कंसिडरेशन है जिनको ध्यान में रखना हो। नीचे आंसर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई है, SQC1 उसका नाम लिखा हुआ है एंड फिर नीचे उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली लाइन्स लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डायरेक्टली ये पॉइंट्स लिख दिए जो कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते हैं तो भी ऐसा आपको मार्क्स देगा। ओके, आप कभी भी सजेस्टेड आंसर को देख करके ऐसे मत सोचो कि यार ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया है इसने, ये तो हमें याद ही नहीं रहेगा। गाइस इन सबकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आपको मेन पॉइंट्स बहुत अच्छे से आते हैं जो कि ऐसा आपसे चाहता है कि आप वही दो, अगर आपने ये लिख दिए तो आपके मार्क्स कहीं भी आपके 4.5 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। ओके, क्या लिखे हुए पॉइंट्स, डिस्कसिंग विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड TCWG regarding appropriate action that firm might take if firm determines that it is appropriate to withdraw, discussing with appropriate level of clients management and TCWG withdrawal from engagement and reasons for withdrawal, considering whether there is PRL requirement for firm to remain in place or firm to report withdrawal, documenting significant issues, consultations, conclusions and basis for conclusions। तो बेसिकली हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वी हैव रेड 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिला जो भी पार्शियली एनालिटिकल था एंड पार्शियली हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने अच्छे से थ्योरी नोट्स को कर लिया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपका मेजॉरिटी रखते हैं आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाओगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलते हैं ऑडिट हार्ड है, अगर आपको भाई उनके जो मेन हेड्स है जो उसमें मेन पॉइंट्स है अगर वो अच्छे से लर्न हो चुके रटना नहीं रटना भूल सकते हो, अगर लर्न हो चुके समझ में आ चुके हैं तो आप आराम से हर डायरेक्ट क्वेश्चन को डील कर सकते हो। एंड आपकी अगर बहुत ही अच्छी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है रिगार्डिंग द ऑडिट तो आप एनालिटिकल क्वेश्चन को भी आराम से एनालाइज करके उसके भी आंसर्स को लिख पाओगे। ओके, CA Ragini is offered appointment to act as EQCR for audit of financial year 2020 of XPM Limited, listed company operating from small town.
She is also based in same town and was not engaged previously to conduct audit of listed entity. तो देखो सीए रागिनी अपॉइंट हुई है एज ईक्यूसीआर, लेकिन उसने खुद ने कभी किसी भी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट को नहीं किया है, यानी उसके पास कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट नॉलेज नहीं है टू परफॉर्म अ रिव्यू. She accepts appointment to act as EQCR. She performs review by ticking a yes and no checklist and signing on some of the working papers prepared by the engagement team. The audit file does not contain any material which shows that work of EQCR is separate from the work of engagement team. Do you agree with the approach adopted by EQCR? By commenting on issues involved in the above situation, discuss whether she can be held guilty of professional misconduct or not. तो देखो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या इश्यूज है इस पर्टिकुलर केस में, एंड देन उन इश्यूज के बेसिस पे हमें ये भी बताना होगा कि क्या सीए रागिनी इज गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नो. तो देखो सबसे पहले वो उन्होंने एक्सेप्ट किया टू बी अपॉइंटेड एज ईक्यूसीआर, लेकिन उनका खुद का कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है टू परफॉर्म अ ऑडिट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी, जबकि ये हमारा ईक्यूसीआर में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वही बन सकता है जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो इतना एबल है उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को एज एंगेजमेंट पार्टनर रन करने के. मतलब कि आप अभी करेंटली उस ऑडिट से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं हो, आपने उसमें कोई वर्किंग नहीं करी, बट आप इतना एबल हो, आप में इतनी कैपेबिलिटीज है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट एज द एंगेजमेंट पार्टनर. ऐसा इंसान ही एक ईक्यूसीआर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन सकता है. लेकिन यहाँ तो सीए रागिनी को एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी भी कोई ऐसी ऑडिट ही नहीं करी है, तो वो ऐसी पर्सन नहीं है जो उस एंगेजमेंट को एज एंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म कर सके. तो यहाँ पे उनकी एबिलिटी नहीं है, स्टिल वो अपॉइंट हुए, तो ये गलत है. आगे क्या दे रखा है कि उन्होंने क्या रिव्यू करा है, येस एंड नो चेकलिस्ट पे बस उन्होंने टिकिंग करी है एंड कुछ वर्किंग पेपर्स पे साइन कर दिए. लेकिन जबकि बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कुछ भी चीजों को रिव्यू कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, उसके पॉइंट बिल्कुल सेपरेट लिखे हुए होने चाहिए कि उसने इन पॉइंट्स को रिव्यू करा है, उनकी बेसिस पे उसे ये इश्यूज मिले हैं. कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो उन्हीं वर्किंग पेपर्स पे टिक कर दे क्योंकि मैंने ये वर्किंग पेपर देख लिया, ओके आई एम जस्ट टेकिंग इट. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल आपके जो वर्किंग है वो अलग से दिखनी चाहिए कि ओके दिस वर्किंग इज डन बाय द एंगेजमेंट टीम एंड दिस वर्किंग इज डन बाय द EQCR. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक गलत है. तो हमारे सामने इश्यूज तो सामने आ चुके हैं कि क्या इशू है. सबसे पहले तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है टू परफॉर्म द EQCR ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी. दूसरा उसने रिव्यू करा है लेकिन उसमें कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है कि कौन सा काम एंगेजमेंट टीम ने किया है, कौन सा काम EQCR ने किया है. तो अब इसके बेसिस पे बताना है कि कौन से हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉजेस हिट होते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहला तो अपना क्लॉज आता है क्लॉज 9. वो बोलता है कि अगर आपने कोई भी डाइवर्जन किया है फ्रॉम दी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स तो उस केस में भी आप गिल्टी होंगे ऑफ दी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. एंड यहाँ पे तो बहुत बड़ा डाइवर्जन हुआ ही है, बहुत बड़ा अपन के यहाँ पे गैप आया है रिगार्डिंग द SQC1. SQC1 में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन बन सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है, बाय विच हमारा क्लॉज 9 यहाँ पे इफेक्ट होता है. ठीक है. दूसरा अपना कौन सा आता है, क्लॉज 8 आता है. देखो दोनों सेम ही शेड्यूल के हैं, यानी सेकंड शेड्यूल के हैं. कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है. उसमें अपना एक तो आता है क्लॉज 9, दूसरा आता है हमारा क्लॉज 8. क्लॉज 8 क्या बोलता है कि अगर आप फेल होते हैं इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी जो भी एंगेजमेंट हो रहा है, भले रिव्यू एंगेजमेंट है, ऑडिट एंगेजमेंट है, या फिर आप नॉर्मल रिव्यू कर रहे हो, लेकिन उस वर्क के दौरान अगर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी है टू इशू अ एप्रोप्रिएट रिपोर्ट, तो उस केस में भी आप गिल्टी माने जाओगे. अब यहाँ पे तो उन्होंने क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, जो वर्किंग पेपर्स है उन पे टेकिंग यस या नो लिखने के काम करे हैं, तो उससे कोई भी उन्होंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली है. दैट्स व्हाई यहाँ पे एक और अपना क्लॉज हिट होता है विच इज क्लॉज 8 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल. ओके, तो दो क्लॉजेस हिट हुए हैं, इश्यूज भी हमारे सामने आ चुके हैं. ये हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन था विच यू कैन से एज एनालिटिकल क्वेश्चन. ये हमारा कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसमें हमें हर चीज एनालाइज करनी थी. पहले हमें केस समझना था, केस समझने के बाद हमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने थे, इश्यूज आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ भी रिलेट करना. तो देखो अब यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे के दिमाग में क्लॉज 9 का आ जाए क्योंकि वो ऑडिटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि अगर उसमें डाइवर्जन होता है तो. बट क्लॉज 8 हो सकता है कि बच्चा एकदम से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यार यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं ली है इसलिए रागिनी ने, तो उसमें भी मिसकंडक्ट आएगा. लेकिन ठीक है,
आपके दिमाग में वेल एंड गुड नहीं आता, आप क्लॉज 9 के बारे में भी लिख के आओगे तो हाँ फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं 3 to 4 मार्क्स के बीच में इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है, इसको अपन एक बार डिटेल में देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। SQC1 states that EQCR is partner, other person in firm, member of ICF, suitably qualified external person or team made up of such individuals with sufficient and appropriate experience and authority to evaluate objectively before report is issued, significant judgments, engagement team made and conclusion they reach in formulating the report. यानी एकदम able person होना चाहिए, objectivity के साथ उसका काम किया हुआ होना चाहिए। It also states that EQCR for audit of financial statement of listed entity is an individual with sufficient appropriate experience and authority to act as an audit engagement partner or audit of financial statements of listed entities। मतलब वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि खुद audit engagement partner बनने के लायक हो। आगे क्या लिखा हुआ है? Further work of EQCR involves objective evaluation of significant judgments made by engagement team and ensuring that conclusion reached by the team in formulating audit reports are appropriate. It is necessary for EQCR to have requisite technical expertise and experience to enable her to perform assigned role of evaluating work of engagement team so that any possible misstatement can be avoided. Without ensuring appropriate technical expertise and experience, whole purpose of EQCR is defeated. Therefore, it was not appropriate for her to accept appointment as EQCR for the listed entity. अब देखो ये पूरा एक मतलब आप कह सकते हो कि एनालाइज करके उन्होंने लिखा हुआ है कि यार आप में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप इतने एबल पर्सन होने चाहिए थे कि आप खुद ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर बनने के लायक हो, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मिक्स करके यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट। तो हो सकता है कि आप ये लैंग्वेज में नहीं लिख पाओ कि टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इस एनालिसिस को लिखोगे। बेसिकली ये क्या है, हमारा एनालिसिस पार्ट है, तो ये एनालिसिस पार्ट तो हर बच्चे का अलग हो सकता है, उसमें कोई सेट लाइन तो है नहीं, सेट स्टेटमेंट्स तो है नहीं, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे विच विल गो गुड। Further, SA 220 states that EQCR shall document for audit engagement review that procedures required by firm's policies on EQCR have been performed. It also states that it shall also be documented that the reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause reviewer to believe that significant judgments ET made and conclusions they reached were not appropriate। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आ रही है कि आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए था, लेकिन अब गिवन केस में क्या हुआ है हमारे साथ वो भी देख लो। In the given situation, there are no working papers to show that EQCR has done an evaluation on conclusion reached by the engagement team. Mere ticking of yes/no checklist and signing on some working paper shows that EQCR has made no such evaluation and review of work performed by engagement team. Therefore, her approach was not proper in performing work of EQCR. As CA Ragini has allowed issuance of audit report of company without carrying out due procedures as discussed above, she is guilty of professional misconduct under clause 8 and 9 of part 1 of second schedule. अंडर क्लॉज 8 इज हेल्ड गिल्टी, मतलब आप आगे तो नाम लिखा हुआ है क्लॉज 8 एंड क्लॉज 9। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन कहूंगी, पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसमें कहीं भी एक सेट लाइन सेट आप पहले से लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, इसमें तो आपको पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके फिर खुद ही आंसर को फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको अपने मतलब 3-4 बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू। ओके, आगे चलते हैं। Question number 7. SS Limited, a company listed in India, the company has appointed Measures Z and Company as auditors. Mr. Q, a CA, has recently joined firm and has been appointed as engagement partner for the first time. He understands that it is necessary to ensure compliance of independence for the audit team as per standard audit practices, but he could not find as such any policies and procedures available with the firm in documented form. Why do you think that firms should have policies and procedures to ensure independence of firm in every assignment? How does EP ensure compliance of independence? Discuss with reference to relevant essays. तो देखो यहाँ पे क्या बात होगी, इसमें दोनों अपने स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके हैं, SQC1 भी कवर हो चुका है, SA 220 भी कवर हो चुका है। क्या बोल रहे हैं वो कि भाई नया सीए यहाँ पे आया है, वो नया सीए होने के बावजूद उसने वो एंगेजमेंट पार्टनर बना है, तो इस केस में पूरे एंगेजमेंट पार्टनर पूरी एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। हम कोई भी नई ऑडिट शुरू करने से पहले हमें अपना इंडिपेंडेंस का चेक लेना चाहिए कि हम क्या इस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ इंडिपेंडेंट है या नहीं, या फिर हमारे पास कोई ऐसा थ्रेट है जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को हर्ट कर रहा हो, तो वो हमें पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन जब सीए क्या नाम है मिस्टर क्यू ने यहाँ पे आके देखा तो उसे पता चला कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं है इन दी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म की। हाँ भाई, आपको बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट आपको इंडिपेंडेंस चेक लेना चाहिए। तो ऐसे केस में अब हमसे वो पूछ रहा है कि क्या
हमें ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए क्या, टू चेक द इंडिपेंडेंस, एंड दूसरा किस तरह से एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लाई कर सकता है विद द इंडिपेंडेंस इन हिज पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो देखो दो क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस अलग अलग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से रिलेटेड है उसमें तो आ जाएगा हमारा SQC1, बिकॉज वो पूरे फॉर्म एज अ होल की बात कर रहे हैं जिसमें सारे असाइनमेंट कवर होते हैं, वेदर ऑडिट, वेदर रिव्यू, वेदर अश्योरेंस और एनी अदर एंगेजमेंट, राइट। एंड दूसरा बोल रहे हैं कि कैसे ईपी इंश्योर कर सकता है कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ईपी कौन सा है, इस एसएस लिमिटेड का है। एसएस लिमिटेड क्या करवा रही है, ऑडिट एंगेजमेंट करा रही है, तो यानी ये एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड है, तो इस केस में हमारा कौन सा आएगा, एसए 220 आएगा। ओके, अब नीचे अपन आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर में हम नीचे पहले SQC1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है एंड देन एसए 220 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इस आंसर को पढ़ोगे, बिल्कुल हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे जो थ्योरी नोट्स है उसमें भी गिवन है। फिर भी एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। SQC1 पहले अपना नाम नंबर सब आ गया, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, firm should establish policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel maintain independence where required by code. Such policies and procedures should enable firm to communicate its independence requirement to its personnel, identify and evaluate circumstances and relationship that create threat to independence। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे SQC1 से रिलेटेड हो गए। फिर नीचे ऐसे 220 पे आते हैं, नाम नंबर आ गया। EP shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to audit engagement. In doing so, EP shall obtain relevant information from firm and where applicable network firms to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence, evaluate information on identified breaches, take appropriate action to eliminate such threats or reduce them to an acceptable level by applying safeguards। तो ये पूरा हमारा एज इट इज फ्रॉम द थ्योरी नोट्स है, आप उसमें जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है बिकॉज ये हमारा बिल्कुल भी डायरेक्ट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए हमें खुद का दिमाग लगा करके इसको एनालाइज पूरा करना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन है, TPX and Company Chartered Accountants is a large audit firm. It maintains audit documentation both electronically and physical form। मतलब वो अपना audit documentation दोनों तरीके से रखते हैं, यानी इसकी एक कॉपी फिजिकल भी रहती है और एक कॉपी पूरी इलेक्ट्रॉनिकली भी रहती है। Physical files are neither scanned and incorporated into electronic files nor cross-referenced to electronic files। अब देखो इन्होंने ये तो बोल दिया कि हम ना जितने भी हमारी हार्ड फाइल्स है उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी फिजिकल फाइल्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ना ही उनको क्रॉस रेफरेंस किया जाता है कि ओके दीज आर द फिजिकल फाइल्स एंड इसकी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ये वाली है, इस तरह की क्रॉस रेफरेंसिंग भी नहीं होती है। Further, there are many instances where audit working papers do not contain details as to whether information was obtained from client or prepared by engagement team। इसका भी वेरिफिकेशन नहीं होता है कि जो डेटा हमारे फाइल्स में है उसमें से कौन सा डेटा क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड कराया है एंड कौन सा हमारी टीम ने खुद बनाया है। How do you view above situation from point of view of quality control system in audit firm? अब ये जो पूरा आपके सामने सिनेरियो आया कि हमारे जो फिजिकल फाइल्स होते हैं उनको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उनकी क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं होती है, बाइफिकेशन नहीं होता है डेटा का कि कौन सा क्लाइंट का है कौन सा हमने बनाया है, तो इन सब सिचुएशन को देख करके आपको क्या लगता है ऐसे कौन से क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जिनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर यहाँ पे लैक है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का जिससे हमें करेक्ट करने की जरूरत है। तो अब आपके सामने एक सिचुएशन है, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये फिजिकल फाइल्स की बात हो रही है कि उनको स्कैन नहीं किया जाता, उनको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट नहीं किया जाता है। हमारा सिस्टम है कि हम फिजिकली भी मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन करेंगे, लेकिन जब हमारा वो सिस्टम फॉलो ही नहीं हो रहा है, वो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हो रहा है कि हम फिजिकल भी रख रहे हैं उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो एक प्रोसीजर है उसमें लैक रह रहा है, हम उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। एंड ये प्रोसीजर किसका है, हमारे ऑडिट का ही प्रोसीजर है कि हम अपनी ऑडिट को इस तरह से कंक्लूड करते हैं, यानी उसके जो लास्ट स्टेप होते हैं वो करे नहीं जा रहे, यानी कि ये हमारी कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपना पॉइंट ये आ गया कि कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद SQC1। देखो अब ये बात हो रही है पूरी फर्म के बारे में कि फर्म का ये एक प्रोसीजर है कि वो फिजिकल फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन करे, बट वो चीज हो नहीं रही है। अब वो कोई से भी एंगेजमेंट में हो सकती है, भले से यहाँ पे ऑडिट लिखा हुआ है या फिर कोई रिव्यू एंगेजमेंट लिखा हुआ है, फर्म की बात हो रही है तो सब कुछ उसमें कवर होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर SQC1।
In accordance with SQC1, quality control firms that perform audit and review historical financial information and other assurance in related service engagement. Firms should establish policies and procedures designed to maintain confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability of engagement documentation. देखो इसमें आपको बस एक यही पॉइंट्स को याद रखना है, which is confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability. किस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा है हम उसको प्रॉपर्ली सेव करके रख रहे हैं, प्रॉपर कस्टडी में रख रहे हैं, बट इतना भी उसको सेव करके नहीं रख देना है कि हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाए। यानी हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि सेव कस्टडी में तो रखना है, उसको एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखना तो है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी मतलब उसको हम दोबारा से एक्सेस कर पाए, उसे वापस से ले पाए, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप दो उसमें मैनिपुलेट कर सकते हो। पहला तो हो गया अच्छे से रखना है, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखना है, सेफ कस्टडी में रखना है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते रखना है, इस तरह से रखना है। उसके बाद इतना भी ध्यान से मत रख देना कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना है और उसकी रिट्रीवेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि 5 कीवर्ड्स है जो आपको इस आंसर में लिखने ही चाहिए जब भी आपके एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात हो रही है। वही हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, रिट्रीवेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। In the given situation, physical files are neither scanned. In the given situation, physical files are neither scanned and incorporated in electronic files nor cross-referenced to electronic files. Inability to do so shows that firm has not established policies and procedures to maintain integrity of engagement documentation. Lack of ensuring the same makes it difficult to demonstrate completeness of audit files. ये बात आ गई यहाँ पे आपकी completeness of audit files की, and whether these are assembled within 60 days time frame stipulated in SQC1. ये बात अपन पढ़ती है कि जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर हमारी पूरी ऑडिट फाइल प्रॉपर्ली बन जानी चाहिए, एंगेजमेंट फाइल हमारी पूरी बन जानी चाहिए। तो वो भी कब मेंटेन हो पाएगा, जब हमारे जो प्रोसीजर्स है कि भाई हमें अगर फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिकली करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, जब हम उसको टाइम से खत्म कर पाएंगे तभी जाकर तक हमारा जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लीट हो पाएगा। आगे चलते हैं। Where engagement documentation is in paper, electronical or other media, integrity, accessibility or retrievability of underlying data may be compromised if documentation could be altered, added to or deleted. क्या बोल रहे हो आगे कि भाई इसकी इंटीग्रिटी को हार्म हो सकता है कि अगर उस डेटा को कोई भी जना आकर के ऑल्टर कर पा रहा है, उसमें कोई नई चीजें ऐड कर पा रहा है, कोई चीज को डिलीट कर पा रहा है, अगर इस तरह का वो डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई ये हमारी फाइल थी, हट फाइल इसमें से पेजेस को निकाल लिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की फाइल थी तो हमने उसमें से फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो ऐसे में तो हम उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। वो फोल्डर, वो फाइल इस तरह से सेव रखनी चाहिए, इस तरह से मेंटेन करके रखनी चाहिए कि उसे सिर्फ लिमिटेड लोग जो ऑथराइज्ड है सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, एंड वो भी सिर्फ व्यू फॉर्म में। हम हमेशा ये देखते हैं कि कंप्यूटर में दो चीज होती है, व्यू फॉर्म एंड एडिटिंग फॉर्म, तो वो हमेशा एक व्यू फॉर्म में हो कि भाई लोग उसे देख सकते हैं लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। एंड फाइल का भी एक प्रॉपर लॉग मेंटेन होना चाहिए, हार्ड फाइल का भी, कि भाई कौन इसको आके बार बार चेक कर रहा है, किसने इसमें से डेटा देखा है। एंड हाँ, ये चीज मेंटेन करना कि जितने उसमें पेजेस थे फाइल में उतने लास्ट में जब उसको रिव्यू कर ले उसके बाद भी उसमें इतने पेजेस कंप्लीट है, यानी कि हमें उसकी इंटीग्रिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के भी प्रोसीजर्स फॉर्म में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं फॉर बोथ फिजिकल फाइल्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एज वेल। One of the reasons for designing and implementing appropriate controls for engagement documentation in this regard is protection of integrity of information at all stages of the engagement. यानी इस integrity को बचाने के लिए हमें ये सारे procedures, ये सारा system लगाना पड़ेगा। For practical reasons, original paper documentation may be electronically scanned for inclusion in engagement files. In that case, firm implements appropriate procedures requiring engagement teams to generate scanned copies. मतलब अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना है तो उसमें एंगेजमेंट टीम को कुछ तो प्रोसीजर बताना पड़ेगा, कुछ तो इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि भाई जैसे ही तुम्हारा ये पेपर फाइनलाइज हो गया तो फिजिकली था उसको तुम्हें स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली भी जनरेट करके फाइल में सेव कर देना, यानी फोल्डर में सेव कर देना है। Generate scanned copies that reflect entire content of original paper documentation, including manual signatures, cross-references, and annotations. Integrate scanned copies into engagement files, including indexing and signing off on scanned copies as necessary. यानी indexing होना जरूरी है कि हमारा फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ओके हमने फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन
इस पेज पे हमारी पूरी रिपोर्ट है, तो हमने उस पेज को जाकर देखा, उस पर हमें पूरी रिपोर्ट मिल गई, हमने पढ़ लिया, उसमें हमें कुछ अगर डिफरेंसेस मिले कि रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो हम आगे फिर उस अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। इनेबल स्कैन कॉपीज टू बी रिट्रीव्ड एंड प्रिंटेड एज नेसेसरी, मतलब अगर कभी जरूरत है तो हम स्कैन कॉपीज को भी प्रिंट कर पाए। तो बेसिकली बिल्कुल जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, ये कहीं पे भी इस तरह से मेंशन नहीं है कि हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं, बट हाँ एक जनरल सेंस में लिखे हुए हैं कि हमें स्कैन कॉपीज को जनरेट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में उनको जनरेट करना होता है, स्कैन कॉपीज में हमें प्रॉपर इंडेक्सिंग करके रखनी होती है, फिजिकल कॉपीज में प्रॉपर इंडेक्सिंग करके रखनी होती है, जरूरत हो तो हम स्कैन कॉपीज को वापस प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो जनरल पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बच्चा हो सकता है इन पॉइंट्स को नहीं लिख पाए, बट हाँ आपने क्वेश्चन को देख लिया, आप तो जानते हो बिल्कुल, तो आप इन पॉइंट्स को एक बार के लिए अपने नजर में रख सकते हैं। एंड हाँ इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से मार्क करना है कि भाई इसे तो स्टार मार्क करके रखेंगे एंड इसे दोबारा देख पाए। बट अगर जनरल अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो वो अगर अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि भाई इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को, जो एक जनरल पॉइंट्स उतने पॉइंट पे भी लिख के आएगा, तो इस क्वेश्चन में 5 में से आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? It has also been stated that there are many instances where audit working papers do not contain details as to whether information was obtained from client or prepared by engagement team। जो अपने लास्ट वाला पॉइंट था कि वो वेरिफिकेशन नहीं है, तो उसके बारे में बात हो रही है। It is important to identify source of document and information used as audit evidence to ensure its reliability. It could have potential risk of non-compliance with the standards on auditing। और जनरल बात लिख दी है कि अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि सोर्स, इस डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या है, हमारी एंगेजमेंट टीम है या क्लाइंट है, तो आप कैसे इस पर रिलाय कर पाओगे, किस तरह से आगे उसके बेसिस पे कंक्लूजन या अपनी ओपिनियन को फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही एक जनरलाइज आंसर वाला ये क्वेश्चन था, जिसमें आप कोई भी एक सेट पॉइंट्स नहीं लिख सकते, आपका सेट कोई पॉइंट्स नहीं बन सकते, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करके ही अपना आंसर फ्रेम करना होगा। एंड हाँ किसी ने अगर ये पहले से क्वेश्चन देख रखा है तो वो कहीं ना कहीं इसके मैचिंग में आंसर दोबारा लिख पाएगा, लेकिन अगर किसी के लिए बिल्कुल नया है तो हाँ वो बिल्कुल इससे मैच नहीं कर पाएगा। बट हाँ कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स के बेसिस पे आईसीएम इस बात को कंसिडर करेगा कि यार हमने एक नया एनालिटिकल क्वेश्चन दिया, तो बच्चे से हम एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज या एग्जैक्ट कीवर्ड्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट को कंसिडर करते हुए भी आईसीएम कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 मार्क्स दे देगा। एंड कोई अगर इसकी लैंग्वेज के साथ जो उसने पहले से ही पढ़ रखा होगा तो मैच कर पाएगा, तो उसे 4 से 5 मार्क्स के बीच में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। PQR Associates are statutory auditors of large unlisted company which is engaged in manufacturing of auto components. Subsequent to reappointment of auditors in AGM, company shared appointment letter with PQR Associates seeking acknowledgement and acceptance letter. CAR is engagement partner and is planning to issue acceptance letter. During current financial year, there was a search by income tax authorities on company and certain accounting records were seized for verification. यानी कि जब नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ था उस टाइम पे उनके क्या हो गई, इनकम टैक्स की रेड बढ़ गई। क्या लिखा हुआ फिर आगे? Based on information available on social media, CAR noted that promoter's brother is contemplating to contest in ensuing elections under banner of political party. One of the current senior engagement team manager who has been doing audit engagement till last year has left PQR Associates and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies। मतलब कि जो टीम का मैनेजर है, एंगेजमेंट टीम का मैनेजर है, जो पिछले साल से मतलब पिछले साल तक ऑडिट वगैरह कर रहा था, पीक्यूआर एसोसिएट्स के साथ था, अब वो छोड़ने की सोच रहा है, अपनी अलग से अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कराएगा टू वन ऑफ द एसोसिएट कंपनीज। PQR Associates are yet to recruit another senior manager having adequate experience in audit of clients engaged in automotive sector. Elaborate matters to be considered। मतलब अभी तक की तो कहानी चल रही थी कि एक हम हमारे पास लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो ऑटोमोटिव सेक्टर में है, कंपनी के यहाँ पे रेड पड़ गई, सर्च हो गई उनके यहाँ पे, हमारा जो सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर था वो छोड़ के चला गया, उसने अपने अलग से अकाउंटिंग सर्विसेज शुरू कर दी टू वन ऑफ द एसोसिएट कंपनीज। अब मेन क्वेश्चन की बात आ रही है कि क्या लिखा हुआ है? Elaborate matters to be considered by PQR Associates with respect to acceptance and continuance of client relationship and considering above issues। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स इसमें आए हैं उसके बेसिस पे PQR Associates को डिसाइड करना है कि हमें इस एंगेजमेंट के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर एक बार कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड हमने जो SQC 1 में पढ़ा है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप
वो पूरा का पूरा इसमें आंसर आ जाएगा। उसमें क्या क्या अपना कवर हो जाएगा, देखो इसमें क्वेश्चन के आंसर में आधा तो जो मैं कह रही हूँ आपको डायरेक्टली वो कवर है, एंड उसके बाद थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको जो डायरेक्टली कवर हो रहा है। डायरेक्टली कवर में क्या क्या अपना आ रहा है, अगर हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की बात करें तो उसमें ऐसे हमें क्या बोलता है कि आपको एज पर एसक्यूसी 1 क्या देखना होता है, 3 चीजें देखनी होती है। सबसे पहले आपको इंटीग्रिटी देखनी होती है प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट की, उनकी रिलेटेड पार्टीज की। दूसरा आपको क्या देखना होता है, खुद की कॉम्पिटेंस देखनी होती है। कॉम्पिटेंस में क्या आ गया, आपकी कैपेबिलिटी, आपके पास टाइम है क्या, आपके पास इतने रिसोर्सेज है क्या, आपके पास क्या इतनी नॉलेज है क्या, वो चेक करना पड़ता है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, हमारी इंटीग्रिटी हो गया, हमारी ऑब्जेक्टिविटी हो गया, क्या हम उसके साथ कंप्लाई कर पाएंगे, क्या हम अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ कंप्लाई कर पाएंगे क्या। तो वो सारे हमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ भी वेरीफाई करना होता है कि क्या हम इन सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर पाएंगे क्या अगर हम ये वाला एंगेजमेंट करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो अपन को वही लिखना है विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस कि हमारी ये 3 चीजें फुलफिल होंगी या नहीं, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट उसमें क्या कवर होता है, तो आता है कि मैटर्स हम कौन से चेक करेंगे इन दी इंटीग्रिटी। उसमें अपन पढ़ते हैं कि कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में तो एंगेज नहीं है, तो या फिर वो एक्सेसिव इंटरप्रिटेशन कर रहा होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर वो फॉर्म की फीस को एज लो एज पॉसिबल मेंटेन करना चाहते हैं। वो सारे पॉइंट्स हमारे इंटीग्रिटी में आ गए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, कॉम्पिटेंस के ऊपर, इसमें हमें टाइम एंड रिसोर्सेज की बात करनी होती है। उसमें हम देखते हैं क्या हमारे पास इतने इंटरनल रिसोर्सेज हैं क्या, क्या हमें एक्सपर्ट्स की नीड होगी क्या, क्या हम गिवन टाइम फ्रेम में ऑडिट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो सारे हमारे मैटर्स आते हैं कॉम्पिटेंस के अंदर। तो इस तरह से आप देखो, अगर एक बच्चा नॉर्मल सोचेगा तो वो ये पूरा आंसर लिख करके आएगा, मैं बता दिया। बट यहाँ थोड़ा सा कैच है, यहाँ पे उसने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की बात करी, तो आपको आधा पॉइंट तो यही लिखना है कि हमें 3 चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन उसके बाद इसमें क्या चेंज आया, आप दोबारा से क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो, elaborate matters to be considered by PQ or associates with respect to acceptance and continuance of client relationship considering above issues। यानी ये जो ऊपर हमने इतने सारे आपको पॉइंट्स बताए ना, उसके बेसिस पे आप हमें एनालाइज करके बताओ कि हमें ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं आपको सिर्फ हमने नॉर्मल जो आपके मैटर्स होते हैं कि इंटीग्रिटी में हम ये देखेंगे, कॉम्पिटेंस में हम ये देखेंगे, नो ये वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो हमने आपको करंट सिनेरियो बताया है उसके बेसिस पे एनालाइज करके बताना है। यानी आपके पास एक क्लाइंट आया है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, आपसे वो कंसल्टेशन दे रहा है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, The firm should obtain such information as it considers necessary in the circumstances before accepting the engagement with new client, when deciding whether to continue existing engagement, and when considering acceptance of new engagement with existing client where issues have been identified, and firm decides to accept or continue client relationship or specific engagement, it should document how issues were resolved। ये तो एकदम सिंपल सी लाइन है, आप नहीं भी लिखोगे nothing will get deducted from your marks because generalized learning है। फर्दर एज पर एसए 220, देखो ऊपर तो बात होगी ऐसे एसक्यूसी 1 की, राइट। अब नीचे बात आ रही है अपने पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, तो इसमें हमारा कौन सा स्टैंडर्ड आ गया, एसए 220। क्या लिखा हुआ है नीचे, quality control for audit of financial statements, engagement partner shall form conclusion on compliance with independence requirements that apply to audit engagement। ethical requirements के अंदर ही हमारा independence requirements भी आता है, तो उसमें से यहाँ पे कवर हो गया। आपको इस तरह से हिंट पॉइंट से बनाने पड़ेंगे, हमारे 3 मेन पॉइंट्स है, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला हमारा इंडिपेंडेंस में कौन सा वाला कवर हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला कवर हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। आगे चलते हैं, that apply to audit engagement। In doing so, EP shall obtain relevant information from firm and where applicable network firms to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence। In view of the above, PQ and associates should follow their firm's policies and procedures for client acceptance and continuance। हमें अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही हमारी जो पॉलिसीज है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा कि क्या हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। This includes evaluating integrity of client, assessing potential risks,
and ensuring firm has necessary resources and expertise to perform engagement effectively. यानी वो ऊपर वाले पॉइंट से आ गए, integrity, competence, compliance with the ethical requirements. ED should assess whether company is involved in any funding activities to political parties and if so, inquire and assess risk related to such transaction. अब ये वाला पॉइंट हमारा अब क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया. मैं इसमें थोड़ी सी मार्किंग कर देती हूँ, आपको इजी लगेगा उससे. सबसे पहले तो ध्यान से इवैल्यूएटिंग इंटीग्रिटी से लेकर के परफॉर्म एंगेजमेंट इफेक्टिवली, ये हमारे इंटरनल हमारी फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है. जो हमारी कहाँ गिवन है, वो हमारी गिवन है राइट. अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है बिल्कुल. ET should assess whether company is involved in any funding activities to political parties and if so, inquire and assess risk related to such transactions. अगर आप ऊपर देखोगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CAR noted that promoter's brother is contemplating to contest in ensuing elections under banner of political party. जो प्रमोटर का भाई है वो इलेक्शन लड़ने वाला है अंडर अ बैनर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. तो उस केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इनकम टैक्स में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे टैक्स कुछ लिमिटेड आइटम्स भी आता है, बाकी वो एग्जेम्प्ट होती है. तो हो सकता है कि अपने पैसे को बचाने के लिए इस तरह के रोटेशंस भी चल रहे हो. तो वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कहीं हमने उन्हें कोई डोनेशन वगैरह तो नहीं दिया है या दिया है. Communicate clearly with client regarding scope of engagement, responsibilities of both parties, and any limitation on services provided. This helps manage expectations and ensures alignment between firm and client. ये generalized point लिखा हुआ है. जनरली बच्चा इस पॉइंट को सोच नहीं पाएगा अगर उसने ये पहले से पढ़ा हुआ नहीं है. बाकी पॉइंट्स में तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे, बट ये पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेट हो नहीं पा रहा है. तो जनरली बच्चा हो सकता है इस पॉइंट को स्किप कर दे, बट अगर किसी ने पहले से देखा हुआ तो सारे पॉइंट्स लिख देगा आराम से. इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट एंगेजमेंट. एनी अब हमारे इंडिपेंडेंस हमारी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड बात हो रही है. किसके ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड? स्टैट्यूटरी ऑडिटर PQ और एसोसिएट से रिलेटेड. Any potential threat to independence, such as relationship with clients, affiliates, or involvement in political activities by related parties. अब वापस से ये ब्रदर की बात आ गई, प्रमोटर्स ब्रदर की, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व है. तो हो सकता है कि उससे हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट किया जाए, हमारे ऊपर कोई थ्रेट बनाया जाए जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को हैम्पर हो सकता है. तो वो पोटेंशियल थ्रेट भी हमें पहले ही इवैल्यूएट करने पड़ेंगे. Should be evaluated and mitigated appropriately. Since senior manager who was in this engagement is providing certain accounting services to one of the group companies, EP should assess whether it would have any impact on audit and examine relevant ethical independence requirements. अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा familiarity threat. ऊपर तक तो अलग थ्रेट की बात हो रही थी, वो हो रही थी बात हमारे प्रमोटर्स ब्रदर्स से रिलेटेड. लेट मी मार्क इट. प्रमोटर्स ब्रदर्स से रिलेटेड था राइट. अब नीचे बात हो रही है हमारे सीनियर मैनेजर से रिलेटेड, जिसमें हमारा आ सकता है फैमिलियरिटी फैक्टर या फिर सेल्फ रिव्यू सेट. क्या आ गया यहाँ पे? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो उनका सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर था उसने फॉर्म को छोड़ दिया, अपनी अलग से अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे टू वन ऑफ द ग्रुप कंपनी ऑफ द लार्ज अनलिस्टेड कंपनी. ओके. तो अब पहले तो वो ऑडिट कर रहा था, यानी कि पहले सिर्फ काम को चेक कर रहा था. अब वो काम को कर रहा है खुद. तो अब जो वो तो काम अलग से कर रहा है, लेकिन जो ऑडिटर है जो PQ और एसोसिएट्स है वो आकर उसके काम को चेक करेगी. तो यहाँ पे दो थ्रेड बनते हैं यार. जो हमारा सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर है उसने इतने सालों से PQ और एसोसिएट्स के साथ काम किया है, तो उनके साथ उनकी एक फैमिली रिलेशन बन गए हो. एंगेजमेंट टीम जो है वो उनकी खास अच्छे फ्रेंड्स हो या फिर उनकी टीम हो, मतलब उसके लीड रह चुके हो. तो इस तरह की चीजें हो सकती है जिस वजह से ऑडिटिंग माइट उनके काम को प्रॉपरली चेक नहीं कर पाए. दूसरा हो सकता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड. थोड़े से कम चांसेस है ऐसे केस में सेल्फ रिव्यू थ्रेड के आने के, बट क्या हो सकता है कि हाँ तो भाई वो एक टाइम पे हमारा ही मेंबर ऑफ द टीम
आप वो अलग से काम कुछ कर रहे हैं जिस काम को हमें आकर के चेक करना है, तो हम उसमें अगर गलतियां निकालेंगे तो अगर शायद हमारा जो क्लाइंट है वो हमें कह सकता है कि भाई पहले तो ये आपकी टीम का मेंबर था, आपकी टीम का मेंबर था, अच्छा काम करता था, इसलिए तो हमने इसको अकाउंटिंग सर्विस का काम दिया है। अब आप इसके काम में ही गलतियां निकाल रहे हो, यानी जब ये आपकी टीम में था तब भी काम प्रॉपरली नहीं हो रहा था। तो इस तरह के पॉइंट्स क्लाइंट की तरफ से नहीं आए तो हो सकता है कि हम उसके काम की गलतियों को भी छुपा जाए। थोड़ा सा लॉजिकल कम लगता है, मुझे पर्सनली भी कम लगता है लॉजिकल। फैमिलियरिटी थ्रेड यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है, बट हाँ हो सकता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी ऐसे कई बार अपने ऑप्शनल आंसर में दे सकता है, तो इसलिए मैंने आपको एक बार के लिए दोनों पॉइंट्स बता दिए। राइट, आगे चलते हैं। Continually monitor client relationship for any changes or developments that may impact firm's ability to provide services effectively. This includes staying informed about significant events such as income tax surge, changes in client management, or potential conflicts of interest. Since there was income tax paid on organization, EP should evaluate home and non-disclosure of tax disputes and liabilities. ये पॉइंट कौन सा कवर कर रहा है, जो इनकम टैक्स की सर्च हुई थी। क्या बोलना चाह रहा है कि आपको जो हमारा क्लाइंट है उस पर रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए कि भाई उसमें कुछ इस तरह की प्रोसीजर्स तो नहीं चल रहे हैं क्या, जिस वजह से हम आगे उसके साथ कंटिन्यू कर पाए। मतलब कि उसमें बहुत सारी गलतियां चल रही, कुछ फ्रॉड चल रहे हैं, या फिर वो एकदम ही सारी जीएसटी इनकम टैक्स उनकी नजर में आ चुके हैं, उनके ऊपर केसेस चले जा रहे हैं, क्या इस तरह के कुछ पॉइंट्स चल रहे हैं जिस वजह से हमारे जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो चीज की भी हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी होती है। क्या लिखा हुआ है वापस से पढ़ते हैं। Continually monitor client relationship for any changes or developments that may impact firm's ability to provide services effectively. This includes staying informed about significant events such as income tax surge, changes in client management, or potential conflict of interest. Since there was income tax paid on organization, EP should evaluate rumor and non-disclosure of tax disputes and liabilities. उनके ऊपर सर्च हुई थी, रेड हुई थी, लेकिन उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, तो वो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा एंड उसके अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स देने होंगे। अब लास्ट पॉइंट, ensure that their engagement team possesses necessary competence and capabilities to perform audit effectively. अब ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, हमारे सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर से रिलेटेड, कि पुराने वाले तो चले गए, नए को लेके आना है, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें नेसेसरी कैपेबिलिटीज, नेसेसरी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इसके पास है या नहीं है, ताकि वो काम को प्रॉपरली कर सके। Ensure that their engagement team possesses necessary competence and capabilities to perform audit effectively. Departure of senior manager and need to recruit replacement with specific industry experience should be addressed promptly to maintain audit quality. Since one of the senior engagement team members has left PQR associates, EP should assess whether he would be in a position to devote adequate time on engagement or whether to recruit another resource before commencement of the audit. यानी engagement partner को ये चीज evaluate करनी पड़ेगी कि जो पुराना जा चुका है उसकी जगह पे जो उसका काम है क्या वो मैं पर्सनली हैंडल कर पाऊंगा मेरे पास इतना टाइम में, या फिर मुझे उससे पहले ही नया रिसोर्स लेके आना पड़ेगा विद द नेसेसरी एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने कहीं ना कहीं रिलेट करके बताया, जो हमारे ऊपर क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे उससे। एक पॉइंट बीच में आया था जो बच्चे नहीं सोच पाते बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो एक पॉइंट आप ये नहीं लिखोगे, उसके अलावा आप बाकी सारे पॉइंट्स को लिख दोगे, तो देखो एग्जैक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं बन पाएगा बिकॉज उसमें आप क्वेश्चन को खुद एनालाइज करके अपने पॉइंट्स को बनाओगे। तो कोई बात नहीं, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना पॉइंट्स को लिखोगे, ऐसे कंसिडर करेगा बिकॉज ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एंड हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। कंसिडरिंग अबव इश्यूज, कंसिडरिंग अबव इश्यूज, हमें मैटर्स बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। उसमें हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कंसिडरिंग अबव इश्यूज, यानी हमें अपने मन से जो थ्योरी में है वो नहीं लिखने, हमें ऊपर के इश्यूज को देखकर ही नीचे पॉइंट्स बनाने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 10. CA Giri is senior partner of Measures TSB Associates. TSB Associates is reputed firm of chartered accountants which has been in practice for more than 5 decades. यानी 50 साल से ज्यादा से है वो firm. The firm undertakes statutory large listed companies across various industry sectors and has more than 50 qualified experienced professionals. यानी उनके पास 50 से ज्यादा CA employees हैं.
CA Giri has been assigned as EQCR, Engagement Quality Control Reviewer, for audit engagement of listed company. What are the aspects which would be looked into by CA Giri as an EQCR in relation to engagement? यानी अब एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट हो रही है, उसमें EQCR बिकॉज लिस्टेड में तो जरूरी है EQCR का होना, तो इस केस में उन्हें कौन से मैटर्स है, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जिनको उन्हें ध्यान देना होगा, जिनको उन्हें उस डॉक्यूमेंटेशन में फाइंड आउट करना होगा. पहला क्वेश्चन बन गया. Upon completion of review, CA Giri has identified certain issues with respect to revenue recognition and adequacy of provisions related to onerous contracts. So, the views of CA Giri are not accepted by engagement partner, suggest ways of resolving differences of opinion between CA Giri and engagement partner. ये क्वेश्चन में क्या है कि देखो, अगर कंसल्टेशंस हो रहे हैं EQCR के बीच में एंड एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में, तो हो सकता है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, दोनों के आपस में नहीं बने. तो इस केस में हम ऑडिट रिपोर्ट तभी इशू कर सकते हैं जब दोनों के बीच में साइमल्टेनियस आ जाए, दोनों सेम पेज पे आ जाए कि हाँ भाई अब एंगेजमेंट पार्टनर भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, EQCR भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर्स होंगे एंड देन लास्ट में जाकर के ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी. तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या अपन किस तरह लिखना है. अब देखो इस आंसर में EQCR के बारे में SQC 1 में भी लिखा हुआ है, ऐसे 220 के बारे में भी लिखा हुआ है. तो इस केस में कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? यहाँ पे ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, कोई दूसरे एंगेजमेंट की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे? ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब कौन से पॉइंट्स आएंगे? ये तो बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है ये तीनों पॉइंट्स. क्या क्या पॉइंट्स है? एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, whether appropriate consultation has taken place on matters involving differences of opinion, whether audit documentation selected for review reflects the work performed. तो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कवर हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड, कि जब तक दोनों सेम पेज पे नहीं आ जाएंगे उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट इशू हो सकती है. एज पर SQC 1, there might be differences of opinion within engagement team with those consulted and between engagement partner and engagement quality control reviewer. Report should only be issued after resolution of such differences. In case recommendation of EQCR are not accepted by engagement partner and matter is not resolved to reviewer's satisfaction, matter should be resolved by following established procedures. यानी कि दोनों ने बात करके देख लिया फिर भी मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म ने जो अपना पॉलिसी या प्रोसीजर बना रखा है इन सच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वो हमें फॉलो करना होगा. लाइक बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी. किसी और के साथ कंसल्ट करने का प्रोसीजर है तो वो करेंगे, आईसीआई के साथ डिस्कस करना है तो वो करेंगे, काउंसिल मेंबर्स के साथ करना है तो वो हम करके इसको रिजॉल्व करेंगे. In the given situation, under completion of review, CA Giri, Engagement Quality Control Reviewer, has identified certain issues. However, view of CA Giri, EQCR are not accepted by EP. This difference of opinion among CA Giri and EP should be resolved with the above mentioned manner as per SQC 1. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. सबसे पहले तो हमें मैटर्स लिखने थे, एस्पेक्ट्स लिखने थे एंड नीचे फिर हमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड बात करनी थी. दोनों ही पॉइंट्स हमारे बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड है. ओके, इसे भी मार्क कर देती हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ACE Limited, manufacturer of textile goods, got an order of manufacturing of PPE kits in December 20, but there was shortage of machinery and manpower to accomplish the order requirement of PPE kits. ACE Limited approached another manufacturing unit, Jack Limited, for purchase of unit. Jack Limited was interested in the sale of unit, so the deal went through and ACE Limited acquired 95% shares of Jack Limited. The new management of Jack Limited proposed and appointed NKB Associates Chartered Accountants, already auditors of ACE Limited. अभी तक क्या हुआ है? ACE Limited ने Jack Limited को खरीद लिया, 95% की उसकी शेयर होल्डिंग आ गई, तो उन्होंने Jack Limited में भी नया ऑडिटर अपॉइंट किया, NKB Associates, जो कि ऑडिटर ऑलरेडी किसका है? ACE Limited का, यानी पेरेंट कंपनी का ऑलरेडी है. As new auditors of Jack Limited, NKB Associates accepted the assignment without considering information whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. मतलब उन्होंने client acceptance कुछ check ही नहीं किया, बस उसे accept कर लिया. Comment with respect to appropriate standard on auditing. What type of information assists the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate or not? तो लास्ट में तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमें वो इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है ऑडिटर को. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन
जिससे ऑडिटर को हेल्प मिले, उसको असिस्टेंस मिले इन डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप और नॉट। तो हमें वही पॉइंट्स बताने हैं। उस पॉइंट्स में हमारे क्या क्या आएंगे, इंटीग्रिटी आएगी, हमारी कॉम्पिटेंस आएगी, हमारे कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स आएंगे। एंड ऐसे 220 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्ट एंगेजमेंट पार्टनर। एंड कौन से एंगेजमेंट की बात हो रही है, ये ऑडिट ऑफ जैक लिमिटेड। इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ऐसे 220। लेकिन कंक्लूजन ऑफ दोनों स्टैंडर्ड्स को लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आंसर में दोनों ही स्टैंडर्ड्स को कोट किया हुआ है। देखो क्या लिखा है, देखते हैं। एस पर ऐसे 220 एसक्यूसी 1। अब नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट आ गया, whether firm and engagement team can comply with relevant technical requirements, and ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसे 220 में है, significant matters that have arisen during current or previous audit engagement and their implications for continuing the relationship। तो ये सारे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इन डिटरमाइनिंग वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। During audit of FMP Limited listed company, EP completed its review and also ensured compliance with independence requirements that apply to audit engagement. The engagement files were also reviewed by EQCR except the independence assessment documentation। यानी EQCR ने सब कुछ देख लिया लेकिन इंडिपेंडेंस चेक नहीं करी कि हमारी एंगेजमेंट टीम ने हमने इंडिपेंडेंस वाली जो वर्किंग करनी होती है बिफोर स्टार्टिंग द एंगेजमेंट, ये चेक करना कि हम इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो वर्किंग तो हमारी EQCR ने देखी ही नहीं है, जबकि उसको वो भी देखनी चाहिए थी। EP was of the view that matters related to independence assessment are responsibility of EP and not EQCR। EP को लगता है कि इंडिपेंडेंस असेसमेंट एंगेजमेंट पार्टनर का काम है, एंगेजमेंट टीम का काम है, वो EQCR को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में EQCR को हर चीज देखनी होती है उस पर्टिकुलर ऑडिट की, वो कुछ भी चीज नहीं छोड़ सकता, उसको इंडिपेंडेंस भी देखनी पड़ेगी कि क्या हमारी एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट थी भी या नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑब्जेक्टेड टू दिस, वो सही बोलो, ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंस भी चेक करूंगा, एंड रिफ्यूज टू साइन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। एंड उसने साइन ऑफ देने से मना कर दिया कि भाई मेरे तरफ से तो रिव्यू कंप्लीट अभी नहीं हुआ है जब तक मैं इंडिपेंडेंस चेक नहीं कर लेता। प्लीज एडवाइस एज पर एसए 220। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड अपना बिल्कुल मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। अब आंसर की फॉर्मेशन कैसे है, सबसे पहले तो पॉइंट्स गिवन है जो कि डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स है। क्या लिखा हुआ है, as per SA 220 engagement partnership form conclusion compliance with independence that apply to the audit engagement in doing so EP, यहाँ पे EQCR नहीं लिखा है, यहाँ पे अभी EP लिखा है। EP को क्या करना होगा, obtain relevant information from firm and where applicable network firms to identify and evaluate circumstances and relationship that create threats to independence, evaluate information on identified breaches if any of firm's independence, policies and procedures to determine whether they create threat to independence, and टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट। मतलब पहले तो इन्फॉर्मेशन लो, इवैल्यूएट करो, एंड देन अगर कोई थ्रेट आपके सामने होता है तो उसको एलिमिनेट करने के या फिर उसको रिड्यूस करने के टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ट्राई करो बाय अप्लाई प्रॉपर सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो हमारे नॉर्मल थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स है। नीचे क्या लिखा हुआ है, EP shall take responsibility for reviews being performed in accordance with firm's review policies and procedures as per SA 220 for audit of financial statements of listed entity। EQCR on performing an engagement quality control review shall also consider ET's evaluation। यानी ये 220 बहुत साफ बोलता है कि अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है तो उस केस में हर चीज EQCR को रिव्यू करनी ही पड़ेगी in relation to audit engagement। In the given case, EP is not right, the independence assessment documentation should also be given to EQCR। मतलब देखो यहाँ पे हमें एडवाइस बोला था, यानी हमें ये बताना था कि EQCR सही है या फिर EP सही है, मतलब हमें कंक्लूजन देना था कि क्या चीज होनी चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे इसी तरह से एक कंक्लूजन दिया है, जो कंक्लूजन आपको भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख करके अपने मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे इन पॉइंट्स को लिखने के, लेकिन कंक्लूजन देना यहाँ पे जरूरी है कि EP गलत है, EQCR बिल्कुल सही है। वो हर चीज को चेक करेगा एज पर SA 220। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 13. Fine and Associates is a statutory auditor of BB Limited, a listed company, and started its operation 6 years ago. The fieldwork during audit of financial statement of company for year ended 31st March 23 was completed on 1st May। यानी जो भी उनका फील्ड वर्क था वो कब कंप्लीट हो गया,
1st May को for the purpose of audit. The auditor's report was dated 15th May. देखो 31st मार्च की हमारी बैलेंस शीट है, उसका ऑडिट वर्क कब तक कंप्लीट हो गया, 1st May तक कंप्लीट हो गया. हमारे पास रिपोर्ट कब तक इशू होने का हो गया, 15th May तक. During documentation review of engagement, it was observed that EQCR was completed on 18th May. EP had completed its review in entirety by 12th May. तो देखो ये यहाँ पे गलती हो गई कि ये ऐसे 220 यहाँ पे भी बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसके में EQCR होना बहुत जरूरी है. एंड अगर EQCR हो रहा है तो ऑडिट रिपोर्ट तब तक इशू नहीं हो सकती है जब तक EQCR का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाए. यानी जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म होगा उसके बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं. यानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट हमेशा EQCR की कंप्लीशन के बाद की ही होनी चाहिए. EP ने कभी भी रिव्यू करा हो उससे मतलब नहीं है. EQCR के रिव्यू के डेट के बाद ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो सकती है. तो यहाँ पे गलती हो चुकी है क्योंकि रिव्यूअर का रिव्यू कब खत्म हुआ है, 18 मई को, एंड उसने ऑडिट रिपोर्ट कब इशू कर दी, 15 मई को, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एज पर SA 220. अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है. As per SA 220, EP shall take responsibility for reviews being performed in accordance with firm's review policies and procedures for audit of financial statements of listed entities. EP shall determine that EQCR has been appointed, discuss significant matters arising during engagement, including those identified during EQCR with engagement quality control review, and not date auditor's report until completion of EQCR. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए ये डायरेक्ट हमारे थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स है. इसमें ही लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ EQCR नहीं बन सकती है. यानी आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एंड उसके ऑडिट रिपोर्ट की डेट हमेशा रिव्यू के बाद ही होनी चाहिए. आगे क्या लिखा हुआ है, ये बात तो मतलब एकदम डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड हो गई हमारे की ये पॉइंट्स तो आएंगे. अब आगे क्या लिखा हुआ है जो हमारी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है. फर्दर SA 700 requires the auditor's report to be dated not earlier than the date on which auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base auditor's opinion on financial statements. In cases of audit of financial statement of listed entities where engagement meets the criteria for EQCR, such a review assists auditor in determining whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. मतलब देखो ये एकदम लिंकिंग करी गई है. मैं इस पैरा को बोलूंगी एनालाइज्ड पैरा. क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई ऐसे 700 में क्या लिखा हुआ है कि आप ऑडिट रिपोर्ट तभी इशू कर सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ चुके हैं. करेक्ट. एंड वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आपका EQCR मैंडेटरी है या फिर जहाँ पे EQCR हो रहा है तो EQCR होने के बाद हो सकता है कि आपके सामने और भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या फिर आपको ये कंफर्मेशन मिले कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग एविडेंस है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है. तो इस केस में आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस हमेशा EQCR के बाद ही पता चलती है. तो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस के बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर सकते हो. तो जहाँ पे EQCR है उसमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट आपको रिव्यू के बाद ही पता चलेगा. एंड जैसे आपको सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस का पता चलेगा उसके बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो. ये एक तरह का आपका एनालाइज्ड पैरा है क्योंकि हम ऊपर तो एक बार कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ भाई पॉइंट्स में लिखा ऐसे 220 बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर रिव्यू ही होनी चाहिए. लेकिन ये बात को कंफर्म हमने ऐसे 700 के थ्रू भी कर दिया. आगे क्या लिखा हुआ है. Conducting EQCR in a timely manner at appropriate stages during the engagement allows significant matters to be promptly resolved to the engagement quality control reviewer's satisfaction on or before the date of auditor's report. In this case, audit of BV Limited for the year ending 31st March 2023 was conducted by Fine Associates and was completed on 1st May. Subsequently, EP reviewed the audit by 12th May. AR issued by Fine Associates was dated 15th May. However, EQCR was finalized on 18th May, which is later than date of audit report. In view of above, date of auditor's report before completion of EQCR is not correct. यानी यहाँ पे भी उन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि पहले रिपोर्ट दी गई है वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. Question number 14. Jin Kushal and Company has been appointed as auditor of SC Limited. CA Jin, one of the partners of Jin Kushal and Company, completed entire routine audit work by 19 June. Unfortunately, on very next morning, while roving towards office to sign final audit report, he met with a road accident and died. CA Kushal, another partner,
therefore signed the accounts of SC Limited without reviewing the work performed by CA Jet. State with reasons whether CA Kushal is right in expressing an opinion on financial statements audit or which is performed by another. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीए जिनने पूरी ऑडिट की थी, अगले दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। तो उनकी जगह पे सीए क्वेश्चन जो दूसरे पार्टनर है उन्होंने साइन कर दी। तो देखो कोई भी ऑडिट फॉर्म में से साइन तो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पार्टनर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया कि पूरी ऑडिट तो दूसरे ने की थी, उसने अपनी सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस चेक की थी, लेकिन ये जो दूसरे पार्टनर ने आके साइन कर दिया इसने तो कुछ देखा ही नहीं कि भाई इसमें क्या एविडेंसेस दिए हैं, क्या वो एविडेंसेस प्रॉपर है या नहीं है, क्या उनमें सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस दोनों मीट हो रही है नहीं हो रही है, उसने बस साइन कर दिया। क्या ये सही है? उसको एक बार रिव्यू नहीं करना चाहिए था कि क्या काम हुआ है, एक बार मैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन देख लूं, प्रॉपर्ली चेक कर लूं एंड देन उसके बाद मैं साइन करूं। तो यहाँ पे एक जो अब नया हमारा एंगेजमेंट पार्टनर बना है, पहले तो सीए जिन था एंगेजमेंट पार्टनर, अब एंगेजमेंट पार्टनर कौन बन गया? सीए कुशन बन गया। तो एक बार सीए कुशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती कि वो अपने बेसिस पे एक बार रिव्यू कर ले, यानी वो एक एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू कर ले उसके बाद ही वो साइन करे। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यार अब हमारा एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू हो रहा है, तो इस केस में हमारे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए सीए कुशल को व्हाइल रिव्यूइंग द वर्क ऑफ द एंगेजमेंट व्हिच वाज डन बाय सीए जिन। तो इस केस में आपके कौन से पॉइंट आएंगे? एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू के पॉइंट्स आएंगे। क्या लिखे हुए हैं? Work has been performed in accordance with PRL requirements and professional standards, legal and regulatory requirements. Significant matters have been raised for further consideration. Appropriate consultation have taken place. There is a need to revise nature, time, and extent of work performed. Work performed supports the conclusion reached and is appropriately documented. Evidence obtained is sufficient and appropriate to support auditor's report, and objectives of engagement procedures have been achieved. यानी ये तो हमारे points हो गए जो आपको ध्यान में रखने during the time of the review of the work. ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। Further, as per code of ethics, it is the auditor's professional responsibilities and should be complied with that when auditor delegates work to assistants or uses work performed by other auditor and experts, he will continue to be responsible for forming and expressing his opinion on financial information. However, he will be entitled to rely on work performed by others provided he exercises adequate skill and care and is not aware of any reason to believe that he should not have so denoted. अब देखो ये पॉइंट जनरली हो सकता है बच्चा खुद से नहीं लिखता है, मतलब उसके दिमाग में नहीं आया कि मैं इस तरह की लैंग्वेज बना के लिखूं, पहले से पढ़ा होगा तो लिख देगा, अदरवाइज नहीं लिख पाएगा। तो इतना लोड मत लो कि यार ये क्या पैरा लिख दिया, इससे हम तो उसको याद नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। टेक इन अ वेरी स्पोर्टी वे, जितने आपको रेलेवेंट पॉइंट्स आते हैं डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड पॉइंट्स उनको आप लिखोगे, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, however, auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated. He should obtain reasonable assurance that work performed by other auditors, experts and assistants is good for the purpose. In given case, all the auditing procedures before the moment of signing final report have been performed by the agent. However, report could not be signed by him due to his unfortunate death. Later on, CA Kushal signed the report, relying on the work performed by the agent. Here, CA Kushal is allowed to sign audit report, though he will be responsible for expressing the opinion. He may rely on work performed by the agent, provided he further exercises adequate skill and due care and review work performed by him. देखो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है कि सीए क्वेश्चन साइन कर सकता था, लेकिन उसको एक बार खुद से रिव्यू करना चाहिए था, खुद से देखना चाहिए था क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्या, क्योंकि अब उस ओपिनियन के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सीए क्वेश्चन होगा। तो उसको अपना साइन करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए था कि जिसमें वो साइन कर रहा है क्या उसमें उसे खुद भी कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे से भी आप एक दो बार देख लेना, बिकॉज आप इसके डायरेक्ट पॉइंट्स तो लिख दोगे, लेकिन इसके जो थोड़ी सी इनडायरेक्ट थ्योरी आपको जो एनालाइज करके बनानी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एक बार आप इसको रीड कर लोगे विच विल बी गुड टू गो। अब आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या क्या है इसमें? ABC and Associates Chartered Accountants has policy to accept clients wherein risk evaluation is conducted with respect to company and promoter. XYZ Limited approached ABC and Associates. The promoter of XYZ Limited is close associate and family friend of Mr. A, managing partner of ABC and Associates. मतलब कि जो ऑडिट फर्म बनने वाली है उसके मैनेजिंग पार्टनर क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है ऑफ द प्रमोटर of the company. XYZ Limited has been in news in previous year for certain inquiries from regulatory authorities in relation to certain matters.
द एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड हैज रिजाइंड एंड हैज क्रिएटेड अ कैजुअल वैकेंसी। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिटर था यानी XYZ लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर था उसने तो छोड़ दिया, उसने तो रिजाइन कर दिया, भाई इतने दिन की घपले वगैरह चलते रहते तो मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ ऐसे। XYZ Limited is ready to offer 25% more than existing fees and has approached ABC and Associates। यानी XYZ Limited अब किसके पास गया, जो उनके रिलेटेड फर्म है यानी जो मैनेजिंग पार्टनर उनका क्लोज एसोसिएट है उसी की फर्म के पास गया कि आप हमसे 25% ज्यादा फीस ले लो, यानी जो एक मार्केट रेट है उससे 25% आप हमसे ज्यादा ले लो लेकिन आप हमारी ऑडिट को कर दो एंड एकदम बढ़िया बढ़िया क्लीन क्लीन रिपोर्ट देना हमें। For appointment as auditor, Mr. A has a strong recommendation to firm to accept audit। Mr. A ने बहुत एकदम स्पेशली बोला फर्म को कि इस ऑडिट को एक्सेप्ट करना है बिकॉज उनकी तो क्लोज एसोसिएट वाली फर्म है, client है। What is your understanding of functioning of tone at the top of the firm ABC and Associates Chartered Accountants? What are consideration one should exercise to uphold quality of firm? तो देखो अब उसमें दो पॉइंट्स आ गए कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल इन द फर्म एंड दूसरा आप कौन से कंसिडरेशंस को कंसीडर करोगे टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। तो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंसिडरेशन हमें गिवन है। हमें देखना है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग एट द टॉप ऑफ द फॉर्म ऑफ द एबीसी एंड एसोसिएट। उसमें क्या गड़बड़ी है भाई, जो हमारा सीए है जो मैनेजिंग पार्टनर है वही बोल रहा है कि भाई इस ऑडिट को तो एक्सेप्ट करो बिकॉज क्यों, क्योंकि उस कंपनी में इतनी प्रॉब्लम्स है, उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज की इंक्वायरीज चल रही है, उनको बचाने के लिए हम ही उनके ऑडिटर बन जाते हैं ताकि हम उनकी क्लीन रिपोर्ट इशू कर सके। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The given situation indicates that proposed client is new one whose promoter is close associate and family friend of managing partner. However, previous auditor of proposed client has resigned and company is offering hike in audit fees in comparison to audit fees paid to previous auditor. Besides, there are also regulatory inquiries against company. In spite of all this, managing partner has recommended for acceptance of offer. मैनेजिंग पार्टनर बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लो। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली रिगार्डिंग फंक्शनिंग एट टॉप ऑफ द फॉर्म। देखो अभी तक तो ये बिल्कुल फैक्ट्स ऑफ द केस था जो हमने ऊपर पढ़ा है, अब रिगार्डिंग अपना एनालाइज हो रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, पुअर फंक्शनिंग है। SQC1 requires that firm establish system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel comply with PRN requirements। ये SQC1 की definition हो गई, क्या वो बोलता है। It further requires that firm's business strategy is subject to overriding requirement of firm to achieve quality in all engagements. However, in given situation, commercial considerations seem to be an overriding factor. The managing partner of firm is close associate and family friend of promoter. The matter should have been brought to knowledge of firm in accordance with requirements of SQC1 as it involves issue of independence। देखो अगर इस तरह से क्लोज फ्रेंड है तो मिस्टर ए को पहले ही बताना चाहिए था कि देखो मेरी तो इंडिपेंडेंस हर्ट है यहाँ पे, मैं तो इनके साथ मेरा तो फैमिलिटीज रहते हैं तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम है, आप लोग देखो एक बार। उसने कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि एक्सेप्ट कर लो। with respect to proposed audit engagement. Further, matters of inquiries from regulators and designation of previous auditor raise question about integrity of proposed right। भाई इंक्वायरी चल रही है, पहला वाला ऑडिटर छोड़ के चला गया तो ये तो उनकी इंटीग्रिटी में बात लगी कि भाई क्या पहले ऑडिटर से लड़ते रहते थे कि उसको काम नहीं करने देते थे या फिर उसको डेटा नहीं देते थे काम करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं which highlights their integrity। SQC1 further requires firm to consider before acceptance of engagement that client does not lack integrity। All these factors need to be taken into consideration before accepting the engagement। मतलब उसके poor functioning रिगार्डिंग बात हो रही है कि उनके इंक्वायरी चल रही है, उनका पुराना ऑडिटर छोड़ के चला गया, 20-25% का ज्यादा हाइक दे रहे हैं, ये सारे उनकी इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी मैनेजिंग पार्टनर बोल रहे हैं कि नहीं आप तो एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे हमारी फर्म के लिए क्या हो गया, पुअर फंक्शनिंग एट द टॉप लेवल ऑफ द फर्म। अब कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। कंसिडरेशन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। फर्म assign its management responsibility so that commercial consideration do not override quality of work performed. Firm's policies and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate its overriding commitment to quality. Firm devotes sufficient resources for development and documentation of its quality control policies and procedure. Firm before accepting engagement should acquire vital information about client. Such information should help firm to decide about integrity of client, promoters and key managerial personnel competence, capabilities, time and resources to perform engagement and compliance with the ethical requirements। ये हमारा acceptance related आ गया point, integrity, competence and compliance with the ethical requirements। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे कंसिडरेशन में कवर हो गए, राइट। ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है एंड ऊपर का हमें अपने क्वेश्चन को पढ़ के उसको सिचुएशन को पढ़ के एनालाइज करके आंसर को लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए, इनको अपन फटाफट से कंप्लीट कर लेते, ज्यादा टाइम नहीं लेते इनमें।
An MNP company firm of auditors is appointed by bank to conduct stock audit of Burger. It deputes one of its paid CA employees, Bhanshu, to conduct above said stock audit. He leverages it as an opportunity to prevail upon client to get accounts audited from their firm. He also assures client of clean stock audit report without adverse comment as a quid pro quo. Quid pro quo का मतलब क्या होता है? Consideration. Is approach of Sudhanshu proper? How does it reflect quality control system of firm? भाई आप उनकी स्टॉक ऑडिट कर रहे हो और उनसे और काम लेने के चक्कर में आप उनको क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दे दोगे, तो ये तो आप मतलब कि अपना पैसा बढ़ाने के लिए, आपका कमर्शियल कंसिडरेशन के लिए आपने क्वालिटी के साथ भी हैम्पर कर दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इट इज इनकरेक्ट एज पर एसक्यूसी 1. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट, CAM is introduced to prospective client in social function. He assures to visit office of CAM very soon in relation to professional work. During discussion over cup of coffee next week, it transpires that there was search by ED in his premises about a month back, resulting in recovery of huge sum of cash. मतलब ईडी ने आकर उनके वहां पे रेड डाल दिया, वहां से उनको बहुत सारा कैश में मिल गया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड आल्सो सर्च हिज प्रीमाइसेस. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आ गया अपनी सर्च करने के लिए. Complaining about poor quality of services provided by his present auditor, he offers appointment as tax auditor of his 5 family-owned firms to CAM in lieu of handsome fees. What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up the engagement? भाई उनकी इतनी गड़बड़ चल रही है, ईडी आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, और अब अपने 5 फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के हमसे टैक्स ऑडिटर हमें बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले कौन से पॉइंट्स जिन्हें कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग सच अ डेंजरस एंगेजमेंट. क्या पॉइंट्स है? As per SQC 1, before accepting new engagement, integrity should be considered, including matters that indicate involvement in money laundering or criminal activities. अगर ईडी की बात हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं तो फंस रही है, तो वो पॉइंट अपना यहाँ कवर हो गया. There has been search of ED on said party leading to recovery of huge amount of cash. The above coupled with action of income tax department related to bogus capital gain on penny stock indicates that client might be involved in money laundering activities. Therefore, offer should not be accepted. भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में, और ये वाला पॉइंट अपना किस में कवर है? हमारी इंटीग्रिटी में कवर है. अगर आप मैटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट में पढ़ोगे तो हमारा एक पॉइंट आता है कि क्या हमारा जो क्लाइंट है वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है. तो उसमें हमारे पास 2 पॉइंट हम निकलते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन. क्या क्या? ईडी की सर्च एंड इनकम टैक्स की सर्च. ठीक है. GV and Associates are auditors of listed company involved in fintech sector. ET is stuck up with some issues pertaining to engagement team to particular Indians applicable to company. They have framed a query and sent to ICAI for expert opinion on matter. उन्होंने अपनी प्रॉब्लम इसको लिख के भेज दी ICAI को for the expert opinion. The issue was resolved upon receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICAI, ET was of the view that appointment of EQCR has lost its relevance. भाई ऐसा नहीं होता है कि अगर expert मतलब ICAI ने हमें कोई बात पे देगी तो EQCR की जरूरत ही नहीं है. हर लिस्टेड कंपनी केस में EQCR तो होगा, भले तो किसी भी एक्सपर्ट को लाकर के अपने काम को करा लो, फिर भी EQCR तो होगा ही होगा. नेक्स्ट, RST and company, a firm of chartered accountants, are auditors of listed company engaged in manufacturing of heavy machinery components. Audit report for year 23-24 also included reports on matters listed in Kaggle. While reporting under clause 7A of the said order relating to regularity of undisputed statutory dues by company, auditors have commented that company is generally regular in depositing statutory dues to appropriate authorities. Is the above reporting qualitative and in line with the requirements of SA 220? इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है? Such type of reporting is not qualitative. It is not in accordance with SA 220. One of the objectives of auditor as per SA 220 is to implement quality control procedures at engagement level that provide auditor with reasonable assurance that audit complies with PRN requirements. The reporting under RO is not proper, hence audit does not comply with regulatory and legal requirements. भाई इस तरह से नहीं लिखना है कि जनरली रेगुलर है बट कभी कभी इरेगुलर भी हो जाता है. इस तरह से थोड़ी लिखना है. आपको प्रॉपर अपने डेटा के साथ मेंशन करके लिखना है कि हाँ हम कंप्लाई कर रहे हैं, हम वी आर रेगुलर विद एवरी स्टैट्यूटरी ड्यूज वी आर रिक्वायर्ड टू पे. वही हमारा प्रॉपर रिपोर्टिंग का तरीका होता है ताकि हम अपने प्रॉपर्ली स्टेक होल्डर्स को बता सके कि कंपनी में क्या चल रहा है. भाई हमारा एसकेएस में 220 में बोलता है कि हमें अपनी ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए अपनी रिपोर्टिंग को बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है. हम ऐसे कुछ भी लेम वर्ड्स नहीं लिख सकते कि जनरली रेगुलर है. नो, ऐसा नहीं चलेगा. तो यहाँ पे इस तरह से लिखना गलत है. हम इस तरह से पार्ट 220 में अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं. आगे, PQ and Associates are statutory auditor of listed company.
These were also an issue during course of audit relating to RP transaction, related party transaction. EP wants to consult an EQCR on this matter during course of audit process itself. Can he consult with EQCR? देखो जनरली हमें EQCR की ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना होता है, लेकिन हम कुछ केसेस में उसके साथ ड्यूरिंग द ऑडिट भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना ही डिस्कशन कर सकते हैं जितना उसकी ऑब्जेक्टिविटी को हैम्पर नहीं हो। अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, उसकी इंडिपेंडेंस को हैम्पर हो रहा है हमारे डिस्कशन से, तो हम वो नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा डिस्कशन एक लिमिट तक ही सेट होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। आगे चलते हैं। Beta Private Limited has approached firm of CAs to assist them in preparation of financial statements and issue compilation report in this rate. The CA firm have responsibility in relation to quality control for above said engagement discussed with the reasons. अब यहाँ पे कौन सा engagement हो रहा है? Audit engagement नहीं हो रहा है यहाँ पे engagement हो रहा है हमारा compilation engagement। अब एक बात बताओ, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के केस में क्या हमें क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान रखना होगा? देखो क्वालिटी कंट्रोल कौन से स्टैंडर्ड में होता है? मैं ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ। जनरलाइज किसमें है? हमारा SQC1 में। एंड SQC1 किस पे एप्लीकेबल होता है? हर टाइप के एंगेजमेंट पे, वेदर वो ऑडिट हो, रिव्यू हो, कंपाइलेशन हो, रिलेटेड सर्विसेज हो, अश्योरेंस हो, हर तरह के एंगेजमेंट पे SQC1 एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहे हैं, यानी हम SRS कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्वालिटी कंट्रोल हम पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Ramanujan, a CA final student, feels that engagement file and audit engagement should be ready prior to issue of audit report. Discuss whether Ramanujan's view is in order. क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले ऑडिट फाइल बन जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एज पर SQC SE 220 क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर हमारी ऑडिट फाइल तैयार हो जानी चाहिए। तो ये व्यू गलत है। आप 60 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट जब फाइल हो रही है उससे पहले पहले हमारी ऑडिट फाइल बन चुकी हो। नेक्स्ट, BNEL company are in midst of audit of a listed company. During audit, issue arose relating to revenues from contract with customers in terms of India's 1 million. EP took a certain stand. However, EQCR recommended otherwise after review. EP is not willing to accept recommendations of review. How can this conflict be resolved? ये तो बिल्कुल जो हमारा मेन बड़े क्वेश्चंस आए थे उसका एक छोटा सा पार्ट आ गया कि दोनों के बीच में फिर से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ चुके। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? जो हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिजॉल्व करना होगा। एंड जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सेम है जब क्वेश्चन जो हमने पढ़े उसको सेम है। मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस, बट इसे दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो बिल्कुल सेम आंसर है यहाँ पे भी। ठीक है, so here we have completed our whole discussion of CA final QB discussion for the chapter SQC1 and SA 220। I hope इस डिस्कशन से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्टअप हो जाएगी। एंड नाउ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी आप लोगों से न्यू वीडियो में मिलूंगी विद न्यू क्यूबी डिस्कशन। टिल देन स्टे ट्यून एंड अपनी पढ़ाई को बहुत 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 अच्छे से करते रहिए। एंड बस एक ही बात को दिमाग में रखिएगा कि इस अटेम्प्ट में मैं जरूर सीए बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे एंड अपनी पढ़ाई को बहुत 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 अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।